नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों पर साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाने के आरोप लगे हैं। वायरल हुए 35 सेकंड के वीडियो में मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कोर्ट के एक हालिया फैसले और 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुए हमले की छठी बरसी के मौके पर आयोजित किया गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस को इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। वहीं प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों का कहना है कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि 5 जनवरी का जो हिंसा घटित हुई थी उसकी याद में एक सभा थी। नारे उस फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ हैं जिसके लिए पीएम और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपोले बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में नक्सलियों, आतंकियों, दंगाइयों के समर्थन में भद्दे नारे लगाने वाले हताश हैं क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकी निपटाए जा रहे हैं और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कथित नारेबाजी पर कहा कि जेएनयू में वो भारत के पैसे से पढ़ते हैं और विदेशी मानसिकता रखते हैं। ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। वहीं एबीवीपी की तरफ से इस नारेबाजी की कड़ी निंदा की गई है और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि नारे लगाने वालों की मानसिकता हिंदू धर्म के प्रति नफरत से भरी हुई है। सोशल मीडिया पर एबीवीपी ने इसे एंटी इंडिया थॉट और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म करार दिया है। जेएनयू में 5 जनवरी 2020 को नकाबपोश हमलावरों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था, लेकिन 6 साल बाद भी हमलावर पकड़े नहीं गए। छात्रों ने इस पर सवाल उठाया है और जेएनयू के छात्र इस दिन को क्रूर हमले के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही हाल ही में आए एक कोर्ट के फैसले को लेकर भी छात्रों में नाराजगी थी, जिसे लेकर साबरमती हॉस्टल के बाहर चर्चा और नारेबाजी की गई। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, इन्हें पता लग चुका है कि जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादियों को खत्म किया जा रहा है, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है। और दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनकी ये हताशा है और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। जेएनयू एक बार फिर विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है, जहां देर रात छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ छात्रों की ये नारेबाजी अब विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। तो पीएम मोदी के खिलाफ ये नारे लगाए गए, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हालांकि जेएनयू एसयू की तरफ से बयान सामने आया कि किसी के खिलाफ ये कोई नारेबाजी नहीं थी। एबीवीपी ने इस पूरी कृत्य को हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया है। तो पुलिस इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल के लिए पहुंची तो छात्रों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। तो एक बार फिर जेएनयू में बवाल देखने को मिल रहा है। तो जेएनयू में आधी रात फिर से बवाल की खबरें निकलकर सामने आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण कृष्णा धर्माचार्य हैं, वो हमारे साथ फिलहाल चर्चा में शामिल हो गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। अरुण जी, जिस तरीके से जेएनयू में एक बार फिर ये नारेबाजी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और एबीवीपी की बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर इसे हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसीलिए हमारे शास्त्र जो ये हो रहा है इससे देखकर इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मित पशुवीर नारायणम धर्मो ही तेषाम दिको विशेषा धर्मेण हीना पशु समाना। धर्महीन जो व्यक्ति होता है, धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है, जानवर के समान। ये जो लोग हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को गाली दे रहे हैं, उनकी मृत्यु की कामना कर रहे हैं, यही जानवर है वो धर्महीन व्यक्ति, अधर्मी। अगर इनके अंदर धर्म का लेस मात्र भी कुछ होता तो ये अपने राष्ट्र के प्रति, देश के चुने प्रधानमंत्री के प्रति और एक 70-75 वर्ष के एक वृद्ध सम्मानीय व्यक्ति के प्रति
अपनी वफादारी निष्ठा रखते, क्योंकि ये लोग धर्महीन लोग हैं। और जब आप धर्महीन होते हो, पशु के समान होते हो, तो जो रोटी का टुकड़ा आपके सामने फेंक दे, आप उसके सामने दो मिलाते हो। ये वामपंथी हैं। इनका हिंदू नाम देख के, पहली बात तो हिंदुओं को हमेशा बोलता हूं, किसी भी गद्दार का देश के हिंदू नाम देख के भ्रमित ना हो। ये देश की वो वामपंथी गद्दार हैं जो इस देश में दीमक की तरह लगे पड़े हैं। ये शत्रुओं से आपको, जो आपका शत्रुबोध है, उससे आपको भ्रमित कर देंगे। और इनके खिलाफ मैं तो, ये मुझे कभी कभी लगता है कि बीजेपी को कहीं ये विक्टिम कार्ड खेलने में आनंद तो नहीं आता। अरे आपके सामने सामने देश के चुने प्रधानमंत्री को ये 8 आने के लोग गाली बक रहे हैं, उनकी मृत्यु की कामना कर रहे हैं, उठा के इनके ऊपर यूएपीए लगा के जेल में सड़ाओ इनको। इनके खिलाफ तो, इनको तो फांसी होनी चाहिए। आपको ऐसे उदाहरण देश के अंदर पेश करने चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्र के प्रति, देश के बहुसंख्यक के प्रति यदि एक शब्द गलत निकालोगे तो आपको टांग दिया जाएगा फांसी पे। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी हर चीज को पॉलिटिसाइज करने का प्रयास करने लग गई है और देश के प्रधानमंत्री को भी गाली पड़ रही है तो सुन रहे हैं। इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और पूरी तरह से जेएनयू, वैसे तो ये जो नाम है जेएनयू, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल खुद अपने आप में एक वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति थे। जवाहरलाल जो कहते थे कि मैं खुद एक्सीडेंटल हिंदू हूं। और जवाहरलाल जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके और जिन्ना के कारण ही ये देश टूटा। इन दोनों की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही इस देश के टुकड़े हुए। तो जैसा नाम है वैसी वहां पर पढ़ने वाले ये कुछ वामपंथी, देशद्रोही, अधर्मी, गद्दार विद्यार्थी। भारत सरकार से मेरी मांग है, जैसे ही कोई वर्तमान सरकार, विशेषता हमारे उच्च पदों पर बैठे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और ऐसे किसी भी हिंदूवादी नेता या किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई वामपंथी आवाज उठाए, इनका सर कुचलो। डील विद देम विद आयरन रॉड। इन्हें लगता है कि हम कुछ ही बोल के निकल जाएंगे। और मैं देखता हूं सभी मंचों से, और मैं सही कह रहा हूं कि बीजेपी इसके अंदर एक विक्टिम कार्ड खेलती है। अभी जयपुर के अंदर भी राजस्थानी कुछ कांग्रेस के, कुछ इसी तरह के वामपंथी गद्दार देश के, जो देश के प्रधानमंत्री को मरने की कामना कर रहे थे, अभी तक उस महिला की, उस जो गद्दार महिला थी कांग्रेसी, उसने भी ये बोला कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उनको कब्र में डाल देंगे। ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी विक्टिम कार्ड खेलती है। इसीलिए देखते, देखो हम कितने सीधे हैं, देखो हम कितने बेचारे हैं, देखो लोग हमें गालियां बक रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन देखो हम कितने ज्यादा सेकुलर हैं। अरे भैया ये सांप है, ये गद्दार है वामपंथी, इनका सिर कुचलो। इनको पकड़ के यूएपीए लगा के, यदि ये सऊदी अरब में होते, यदि ये चाइना में होते, अब तक इनको सड़क पे ले जाके गोली मार दी गई होती जी। तो इसका मतलब बीजेपी, एक तो बीजेपी कहीं ना कहीं कायरता हर जगह दिखाती है, निसंकोच। बीजेपी को एक चीज आती है, हिंदूवादी धर्म योद्धाओं को पकड़ के जेल में डालना। बीजेपी की बस की बात नहीं, वामपंथियों से और इस्लामी से निपटना। दूसरा यह है कि ये जितनी भी जगह पर इस तरह के नारे लगते हैं, बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज ना करे, बीजेपी विक्टिम कार्ड ना खेले, इनको उठा के जेलों में बंद करे। इनकी सजा केवल एक है, इनकी जगह केवल एक है, वो है काल कोठरी। ठीक है अरुण जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। सचिन स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं बीवीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन स्वागत है आपका। सचिन, जेएनयू में एक बार फिर नारेबाजी हुई है और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, उनके खिलाफ किस तरीके की नारेबाजी हुई है। अब एक बार फिर ये मामला निकलकर सामने आया है। हालांकि बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि ये जो नारेबाजी थी वो किसी के विरुद्ध नहीं थी, मतलब किसी के खिलाफ ये नारे नहीं लगाए गए। जेएनयू एसयू ने इस बात की जानकारी दी है। उनका ये कहना है कि ये नारे, ये किसी तरह का प्रोटेस्ट ही नहीं था, बल्कि एक सभा आयोजित की गई थी। क्या कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहे हैं। सचिन बोलिए। जी, इस बात के लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ चर्चा होनी नहीं चाहिए कि वो नारे किसी के विरुद्ध लगे या नहीं लगे, क्योंकि उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे सुना जा सकता है कि उसमें मोदी जी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर कबर खोलने की जो बात वहां वामपंथी खड़े होकर कर रहे थे, जो नारे वो लगा रहे थे, वो क्लियर है। लेकिन एक सवाल सबसे पहले मैं सारे वामपंथियों से पूछना चाहता हूं कि जब वो एक कबर खोदने की बात कर रहे हैं मोदी जी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर, तो क्या वो इस देश के गृह मंत्री की और इस देश के प्रधानमंत्री की कबर खोदने की बात कर रहे हैं?
यानी वो इस देश के लोकतंत्र की कबर खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम इन्हें एक बार को सरकार से हटा भी दें और केवल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में देखें, तो क्या वो इसमें भाजपा की कबर खोदने की बात कर रहे हैं? यानी भाजपा का मतलब वो जो 10-12 करोड़ कार्यकर्ता भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या उन सारे 10-12 करोड़ लोगों की कबर खोदने की बात यहां हो रही है? अगर सबकी कबर खोदने की बात हो रही है, तो क्या इससे बड़े जेनोसाइड की बात आज तक पूरे विश्व में कोई हुई होगी, जिसमें 10-12 करोड़ लोगों को एक साथ मारने की बात एक विचारधारा के लोग कर रहे हैं? और ये नारे लगाए किस चीज के लिए जा रहे हैं? ये नारे लगाए जा रहे हैं उन दो लोगों के बचाव में आकर, जिन दो लोगों ने पहले ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जाने गई है, उसमें उनका हाथ है। 53 लोगों की दिल्ली के दंगों में जाने गई। मैं जानना चाहता हूं, ये कोई भी वामपंथी मुझे बता दे कि उन 53 लोगों में से जो दिल्ली दंगों के अंदर मारे गए थे, क्या उनमें से एक भी व्यक्ति के आज तक घर गए हैं? क्या उनमें से एक भी व्यक्ति के घर जाकर उन्होंने शोक प्रकट किया है? नहीं, ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। और रही बात कि आज यहाँ नारे लगा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार या अमित शाह, इनके कारण इन लोगों की आज जो है जमानत नहीं हो पा रही है, और उसके बाद भी ये लोग बाहर खड़े हैं। तो देखिए, यही अंतर है भाजपा में, यही अंतर है इस विचारधारा में, और यही अंतर है वामपंथ में कि अभी केरल के अंदर बहुत सारे युवाओं को केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए जेल के अंदर उठा के डाल दिया गया। और ये लोग जानते हैं कि यहां इस शासन के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, और यहां इस तरह का कोई हिटलर शाही वाला रूल नहीं है। इसलिए लोग यहां खड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, गृह मंत्री को गाली दे सकते हैं, पर इन सवालों के जवाब तो इन्हें देने होंगे कि आखिर ये जो नारे ये लगा रहे हैं और जिन लोगों के समर्थन में ये लगा रहे हैं, क्या चाहते हैं? कि वो लोग फिर से बाहर आए और इस देश के अंदर फिर त्राहिमाम करें, फिर दंगे बढ़ाएं? सचिन, एबीवीपी की तरफ से एंटी इंडिया थॉट और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये चलाया जा रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या उद्देश्य है इसका, और जिस तरीके से इसे हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया एबीवीपी ने? ये आपकी शुरू की आवाज थोड़ी कट गई थी, मुझे क्लियर नहीं आ पाई। सचिन, एबीवीपी की तरफ से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक कैंपेन चलाया जा रहा है एंटी इंडिया थॉट और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, साथ ही साथ एबीवीपी ने इस पूरे कृत्य को कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता करार दिया है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, हिंदू विरोधी तो ये मानसिकता है ही। आप एक बात बताइए कि यही सारे लोग जो आज यहाँ खड़े होकर मोदी और शाह जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ये सारे लोग अभी कुछ समय पहले पैलेस्तीन के समर्थन में आकर खड़े थे। क्यों ये सारे लोग दीपू चंद्र दास के समर्थन में नहीं आए? क्यों ये सारे लोग जो बंगाल के अंदर, केरल के अंदर इतने सारे हिंदुओं को चिन्हित कर कर मारा जाता है, उनके समर्थन में नहीं आते हैं? क्यों ये सारे लोग आज उमर खालिद के लिए बाहर निकल कर आए, शर्जिल इमाम के लिए बाहर निकल कर आए? क्योंकि इनका मानवाधिकार जाति और धर्म देखकर बाहर आता है। और ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके विरुद्ध आकर सामने खड़े हैं। इस बात से क्या संदेश जाता है कि यानी इनके लिए लोकतंत्र की परिभाषा केवल इतनी है कि अगर कोई इनके मन के हिसाब से चलेगा तो वो ठीक है, अगर वो इनके मन के हिसाब से नहीं चलेगा तो चाहे वो इस देश का सुप्रीम कोर्ट हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, ये हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे और हर उस व्यक्ति की कब्र खोदने की बात करेंगे। अभी तो उन लोगों ने केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने के नारे लगाए हैं। आप देखते रहिएगा, ये लोग अभी आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यही नारे लगाएंगे, क्योंकि ये। ठीक है अरुण जी, क्या आपको भी यही लगता है कि ये हिंदू विरोधी मानसिकता है, किसी तरह के कोई एजेंडा है? क्योंकि एबीवीपी का तो साफ तौर पर यह कहना है कि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुकी है, और यही वजह है कि ये सिर्फ जाति और धर्म देखकर इस तरीके के प्रोटेस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, गृह मंत्री को गालियां देते हैं। देखिए, ये बिके हुए एजेंट है, ये पेड एजेंट्स हैं। मुझे नहीं पता कि जेएनयू की क्या मजबूरी है। ये जेएनयू में पढ़ने जाते हैं, देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। सारे गद्दार जेएनयू में क्यों निकलते हैं? इसका कारण है कि वहां जेएनयू आज के समय में पूरे विश्व के अंदर एक बदनाम यूनिवर्सिटी है। जब भी जेएनयू का नाम आता है तो इन वामपंथियों के नाम से, जहां गेइज्म, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप्स, जहां पर जाने क्या क्या है, प्राकृतिक और घटिया किस्म की चीजें वहां परोसी जाती हैं। और जो वहां का जो भी चांसलर होता है जेएनयू का, मुझे समझ नहीं आता कि वो इतना चुप क्यों रहता है। वो ये सब चीजें अलाउ कैसे करता है कि इस तरह के गद्दार बिल्कुल पूरी भारत क्या पूरे विश्व के अंदर सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध एक
इकोसिस्टम काम करता आया है और अब बहुत काम कर रहा है। लेकिन मैं ये बात खेद से बोलूंगा कि बीजेपी को जब भी जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, धर्म योद्धा, चाहे वो पिंकी चौधरी हो, चाहे वो यति नरसिम्हा महाराज हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे जितने भी अन्य नाम ले लो, चाहे टी राजा सिंह हो, जितने भी बड़े नाम होंगे जो जिसके कारण बीजेपी आज बीजेपी है, उनको बंद करते हुए, उनको जेल डालते हुए, उनके ऊपर मुकदमा करते हुए बीजेपी एक बार नहीं सोचती। लेकिन जैसे ये विरोधी पार्टियों के वामपंथी जैसे ही बीजेपी के खिलाफ कुछ भी कर दे, बीजेपी चुप हो जाती है, क्योंकि बीजेपी इसका पॉलिटिकल गेन लेना चाहती है। अन्यथा क्या मजबूरी है कि इन सपोलों का सिर नहीं कुचला जा रहा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे लिए वो आदर्श स्वरूप नहीं है, पूरी दुनिया के लिए वो एक आदर्श मान है। हमारे लिए हमारे सम्मानीय पद पे बैठे हुए, देश के लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए, इन सांपों का सिर क्यों नहीं कुचला जा रहा? उस वाइस चांसलर को, जो जेएनयू का वाइस चांसलर है, उसको उठा के उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर क्यों नहीं फेंका जा रहा? ये कुछ नहीं होता कि सेकुलर देश है, हम बड़े सहिष्णु हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। शास्त्र ऐसा कभी नहीं कहते। शास्त्र हमेशा कहते हैं कि क्षमा प्रश्यते लोके न तो पाप हरिति क्षमाम क्षमंतम ही पापात्मा जीतो अयमति मन्यते। क्षमा, हाँ, क्षमा जो शब्द होता है वो बड़ा लोकप्रिय है, बड़ा प्रशंसनीय है, लेकिन पापी के लिए कोई क्षमा नहीं है। क्योंकि जब आप पापी को क्षमा करोगे तो पापी ये सोचेगा कि देखो हमने इसको डरा दिया, देखो हमने इसे दबा दिया, क्षमा मांग रहा है। तो पापी की केवल एक सजा है, और ये पापी हैं, ये जानवर है सड़क पर चलते हुए। इनको आप शरीर से मानो मत मानो, ये चलते फिरते पशु हैं, क्योंकि इनके अंदर धर्म नहीं है, और जो धर्महीन होगा वो पशु समान होगा। भारत के प्रधानमंत्री से मैं ये बोलूंगा कि ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, उठा के इन सपोलों को जेल में डालिए, और जो हिंदुत्व की प्रचार कर रहे हैं, जो धर्म योद्धा हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उनको पोषित करें, उनको शोषित ना करें। और इन वामपंथी, इन देश के गद्दारों को, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इन सांपों को जल्दी से जल्दी कुचलो। अगर इन्हें नहीं कुचला जाएगा तो ये सांप ऐसे एक के बाद बढ़ते चले जाएंगे, और आने वाला कालखंड भारतवर्ष, सनातन हिंदू धर्म और इस देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा आज भी है और कल भी होंगे। ठीक है, अविरल मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अविरल जी, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देरी से आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन चर्चा वही पुरानी, जेएनयू में एक बार फिर इस तरीके की नारेबाजी जिसने एक गरिमा को तार तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जिस तरीके की नारेबाजी हुई है, उसने फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस ओर जा रही है हमारे ये सोच। क्या कहेंगे सर? जी नहीं, देखिए, बहुत ही दुखद है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत ही निंदनीय है। और उसके साथ साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से कानून विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है, और उसके साथ साथ लोकतंत्र पे हावी होने का कृत्य जिस प्रकार से इनके द्वारा किया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, और कठोरतम कार्रवाई लोगों के ऊपर होनी चाहिए, और निश्चित रूप से होगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से इस प्रकार के नारेबाजी करने का, इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी इनके खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की आदत है। बीजेपी धर्म योद्धाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, बीजेपी उनको आसान समझती है जेल में डालना। बीजेपी की औकात नहीं है कि इन गद्दारों को उठा के जेल में डाल ले। बीजेपी केवल इसका पॉलिटिकल गेन लेगी बस। देखो हम बड़े बेचारे हैं, देखो हम कितने सीधे हैं, देखो हम कैसे इन लोगों को क्षमा करते हैं, देखो हम कितने सेकुलर हैं। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, देश के यूनियन मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं। अगर ये चाइना में होते ना तो सड़क पे ले जाके गोली मार देते इनको। अरे अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने कहा था कि किन्नर मत बन, नपुंसक मत बन। आप नपुंसक बन रहे हो, जहां आपको ताकत दिखानी होती बात दिखाते नहीं हो। देश में जो आपको सपोर्ट करते हैं धर्म योद्धा, उनको उठा के जेलों में डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अविरल जी, हम लोग हैं तो बीजेपी है, हमारे कारण बीजेपी है, क्योंकि एक सांसद से ज्यादा काम करते हैं बीजेपी के लिए हम धर्म योद्धा। लेकिन बीजेपी इन वामपंथियों को, समय कम है, इन धर्म योद्धाओं को, इन गद्दारों को बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेगी, मुझे पता है। अविरल जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से एक्शन लिए जाने का, ना लिए जाने का, तो निश्चित रूप से हर स्तर पे एक्शन लिया जाएगा, डंके की चोट पे लिया जाएगा, एक्शन होगा, इस चीज को विश्वास मानना चाहिए। और जहां सचिन भी हमारे साथ लगातार सचिन, जिस तरीके से ये पूरी नारेबाजी हुई है और
एबीवीपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि शिकायत दर्ज कराई जाएगी, क्या कदम उठाया गया अभी आप लोगों की तरफ से? देखिए, शिकायत इसमें दर्ज हो गई है, इसमें एफआईआर हो चुकी है, पर हमें ये बात समझनी होगी कि जो वहां जो ये छात्र हैं या फिर सो कॉल्ड छात्र तो मैं इन्हें नहीं कहूंगा, ये लोग ये स्टंट करते हैं जिससे कि इन्हें देश की राजनीति में या देश के अंदर मीडिया में स्थान मिल सके, और इसी प्रकार इन लोगों की राजनीति चलती है, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां इन लोगों को चिन्हित कर लेती है और इन्हें यहां से उठा लिया जाता है, फिर चाहे वो कन्हैया कुमार जैसे लोग हो या अन्य लोग जो और विपक्ष के पैनल से चुनाव लड़े हैं। देखिए, आज तो केवल यहाँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगे हैं, इससे पहले तो इस भूमि पर हमारी भारत माता के विरुद्ध नारे लगाए गए हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की यहाँ बात की गई है, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात की गई है। तो इन लोगों को वो ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिली, मुझे लगता है इनके ऊपर ठीक तरह से कार्रवाई नहीं हुई जो इनके ऊपर उसी समय हो जानी चाहिए थी। इसलिए इन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि बार बार इस देश के लोकतंत्र के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे मीडिया में, और पीठ पीछे वहां जाके भारत के लोकतंत्र को तार तार करने का काम करते हैं, बार बार भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाएंगे, बार बार भारत के कोर्ट के खिलाफ नारे लगाएंगे, बार बार भारत के जो संविधान है उसे तार तार करने का कार्य करते हैं। लेकिन इन लोगों को इतनी हिम्मत कहां से रही है, बड़ा प्रश्न है, और ये बड़ा प्रश्न का यही उत्तर है कि इन लोगों को ऐसा कर कर मीडिया में स्थान मिलता है, इन लोगों को ऐसा कर कर विपक्ष के लोग इन्हें एंटरटेन करते हैं, और इन लोगों के लिए राजनीति बहुत सरल हो जाती है। परंतु मुझे लगता है कि अब ये समय आ चुका है कि सरकारों को भी और कोर्ट को भी और अन्य जितना यहाँ भारत के अंदर जितना भी हमारा जो ढांचा है, उसे इस चीज के ऊपर एक कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है कि इन चीजों को जो भी कोई देश के विरुद्ध या जो भी कोई देश के गणमान्य लोगों के विरुद्ध कुछ भी इस प्रकार की चीजें करते हैं जिससे कि उन्हें लाइमलाइट मिल सके, उन लोगों को राजनीति में आने से पूर्णतः बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक बात बताइए, भारत के विरुद्ध नारे लगाने के बाद भी वो लोग खुले घूम रहे हैं, या उन लोगों के समर्थन में आज ये लोग खड़े हैं? उमर खालिद कौन है? उमर खालिद वो है जो 2016 के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं, और उस कारणवश वो व्यक्ति मीडिया में आता है और छाता है, और उसके बाद वो आदमी दिल्ली के दंगों में 53 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, और उसके बाद उन लोगों के समर्थन में आके लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं। तो इससे बड़ा देश विरोधी काम और क्या हो सकता है? पर वो देश विरोधी काम करने के बाद इन छात्रों के साथ क्या होगा, या इन सो कॉल्ड छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए क्या वो होती है? ये एक बड़ा प्रश्न है। अविरल जी, क्या वजह है कि इस तरीके से ये नारेबाजी होती है, मामला गरमाता है और उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है? अरुण जी ने भी यही बात उठाई, सचिन का भी यही कहना है कि जब इस तरीके के कोई मामले होते हैं तो क्यों प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं। नहीं, अपराधियों पे, इस प्रकार के तत्वों पे और असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई होती है, इसीलिए तो वो जेल में है। और निश्चित रूप से जहां तक विषय एक तरीके से कार्रवाई होने का, चाहे उमर खालिद का विषय हो या अन्य लोगों का विषय हो, अगर वो जेल में है तो किस कारण से है और किसने भेजा, किस आधार पर वो जेल में है, तो निश्चित रूप से अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा कठोरतम कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। और जहां तक विषय एक तरीके से इस प्रकार के आपराधिक मानसिकता के लोगों का, हिंदू विरोधी मानसिकता के लोगों का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो हिंदू विरोध करेगा उसका इस देश में रहने का मैं समझता हूं कोई अधिकार नहीं है। और इस चीज को भी स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, ये देश अगर चलेगा तो संविधान और कानून के अनुसार चलेगा, किसी प्रकार से उनकी मानसिकता के आधार पर नहीं चलेगा। कानून और संविधान इन कार्यों को, इस प्रकार के ओछी हरकतों को इजाजत नहीं देती है। हिंदू विरोध की कोई इजाजत संविधान में नहीं है। देश विरोध या फिर किसी एक तरीके से केंद्रीय मंत्री स्तर के व्यक्ति का विरोध, अपमान करने की इजाजत कहीं नहीं है। तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होती है और होगी, होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, तभी इन्हें सबक मिलेगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कानूनी कार्रवाई का, तो कानूनी कार्रवाई के ऊपर विपक्षी राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखना बहुत आवश्यक होगा। ठीक है अरुण जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके मैं चाहूंगा इस पूरे मामले पर। जिस तरीके से आपने एक बात यहां पर कही कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट्स जल्दी से। इस देश का विधान बहुत ही घटिया, निर्बल, जर्जर, मृत्यु के कगार पर है। बड़े से बड़े कांड कर दो और आपको 2 साल 6 महीने की सजा होती है, आप बाहर आ जाते हो। कपिल सिब्बल जैसे वामपंथी गद्दार देश के, उनकी वकालत करने बैठ जाते हैं। जब आपकी वाणी, आपकी कृत्य देश के राष्ट्र के खिलाफ निकले, आपको इसके लिए कड़े कानून बना के इन लोगों को मृत्यु दंड देना चाहिए।
राष्ट्र के खिलाफ किया हुआ विद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ बोला हुआ, सनातन धर्म के खिलाफ बोला हुआ, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के खिलाफ बोले शब्द, ये देशद्रोह में आते हैं, देश के खिलाफ गद्दारी के खिलाफ आते हैं, देश के प्रति युद्ध के जैसे शब्द हैं। इनको मृत्युदंड मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून बहुत ही घटिया है। ये एक वामपंथी को सिस्टम है, इनको करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है, उस फंडिंग से इन आतंकवादियों के, इन वामपंथियों के केस लड़े जाते हैं। अगर बीजेपी के अंदर दम है तो इन आतंकवादियों को, जो भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, इनको जेल में डाले, इनके ऊपर यूएपीए लगाए, इनको सड़ाए जेल के अंदर, ताकि ये दूसरों के लिए उदाहरण बने कि वामपंथ का जहर अगर इस देश में बोओगे तो तुम्हारी जड़ें उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। चलिए अरुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया। अविरल हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी से, अविरल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो एक बार फिर जेएनयू में आधी रात को बवाल हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। हालांकि जेएनयू एसयू की तरफ से यह कहा गया है कि यह नारेबाजी किसी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह एक सभा थी। हालांकि एबीवीपी ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और हिंदू विरोधी मानसिकता इसे करार देते हुए जल्द शिकायत करने की बात भी यहां पर की गई है। पुलिस के साथ भी छात्रों की धक्का मुक्की हुई है, यानी कहा जा सकता है कि एक बार फिर जेएनयू का नाम जो है वो विवादों के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है या ये भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।